रेडियो साथ सदा आपके साथ, मैं हूं शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी और हम बात कर रहे थे पिछले भाग में हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक जो एक ऐसी डिजीज़ के रूप में जाना जाता है जो आजकल न सिर्फ बूढ़े लोगों को बल्कि यंगस्टर्स को भी परेशान कर रही है। फैमिली मेम्बर्स परेशान होते हैं क्योंकि अचानक से जब हार्ट अटैक आता है हमें नहीं पता होता। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अगर किसी मरीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स आ गए, उसे दिल में दर्द हो रहा है, मान लीजिए उल्टी आ गई, तो कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर्स या फिर वहाँ पे जितने भी अटेंडेंट्स होते हैं वो करते हैं जिससे पता चलता है कि ये हार्ट अटैक है? देखो, हार्ट अटैक या जब भी इस तरीके का होता है तो एक अपना एक सिस्टम है कि हर समय रिस्क फैक्टर इवैल्यूएशन करें। अच्छा। ब्लड प्रेशर का जैसे चेक होना है, शुगर का चेक होना है, ब्लड लेवल्स, आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स देखते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर पेशेंट में होती भी हैं और जब भी अपन एनालिसिस करते हैं जब भी करते हैं। अब बात इतनी आती है, मैंने जैसे कहा था कि अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन। अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ है पर आपको लगता है कि मैं चलता हूँ या चलती हूँ तो मेरे सांस भरता है या पसीने आते हैं या थोड़ी अनईजीनेस की जिनकी अपन ने बात करी, तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि हार्ट डिजीज, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के डिटेक्शन में काम आते हैं। इसमें साधारण अपन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ट्रेडमिल जिसको अपन बोलते हैं जी, और एक दूसरा इकोकार्डियोग्राफी। ये अपने बेसिक रूटीन चेकअप की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। इससे अपन को पता चल जाता है कि आपके हार्ट की पोजीशन क्या है या आर्टरी में ब्लॉकेट होने के चांसेस कितने हैं। अच्छा। अब बात आती है कि आपके हार्ट अटैक हो गया, अब आगे क्या करना है। अच्छा। तो हार्ट अटैक जब भी होता है तो आज का जमाना जो है वो इंटरवेंशन का जमाना है कि जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो तो आपके बेसिक टेस्ट ईसीजी किया जाता है। पर आपको मैं बता दूं कि ईसीजी बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, सब जगह अवेलेबल है और कंपैरेटिवली सस्ता टेस्ट है। बट अगर किसी आदमी के चेस्ट पेन हो रहा है और सस्पिशन है हार्ट अटैक का तो जरूरी नहीं ईसीजी में आए। ईसीजी 50% ही बताएगा आपके हार्ट डिजीज इमीडिएट। अच्छा। हार्ट अटैक के अंदर बता देगा पर हो सकता है नहीं हो सकता चेस्ट पेन में, जरूरी नहीं ईसीजी आपका एबनॉर्मल है। ईसीजी कैन बी नॉर्मल। अच्छा। कैन बी नॉर्मल, तो उसके ब्लड टेस्ट होते हैं। ओके। कई चीजें रिलीज होती हैं, वो ब्लड टेस्ट इमीडिएट किए जाते हैं, उससे डिटेक्शन हो जाता है। और फिर भी अगर सस्पिशन है, अपन को लग रहा है कि नहीं हार्ट अटैक है, तो जो फाइनल जो टेस्ट होता है दैट इज एंजियोग्राफी। अच्छा। इमीडिएट जो पेशेंट्स की एंजियोग्राफी की जाती है, आर्टरीज को देखा जाता है, विजुलाइज किया जाता है, फिर देखा जाता है कि किसके अंदर किस आर्टरी में कितना ब्लॉकेड है। उसी हिसाब से ट्रीटमेंट जो है आजकल, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट आर्टरी के ब्लॉकेड के एंजियोप्लास्टी है वो आगे की जाती है। तो ये एक सिस्टम है। बट अगर आपके कोई भी सिम्टम हो रहा है तो अपने बेसिक रिस्क प्रोफाइल चेक कराएं। अपने ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, जो कि अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ईसीजी है, एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल है। ये तो उन जनों के लिए जो कि अपना एक रूटीन चेकअप कराएं। अच्छा। पर जो हार्ट अटैक लेके हॉस्पिटल में आते हैं उनका ईसीजी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, इको में हार्ट के फंक्शन देख लेते हैं भाई कौन सा पार्ट डैमेज है, एंड फाइनल आंसर इज एंजियोग्राफी। ओके। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, ये दो वर्ड्स मैंने बहुत बार सुने हैं, तो इनमें क्या अंतर होता है? देखो, एंजियोग्राफी तो एक टेस्ट है। अच्छा। इट्स ए टेस्ट। अच्छा। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को, लोगों को एंजियोग्राफी तो बड़ा डर लगता है। लोगों को एंजियोग्राफी मतलब कोई ऑपरेशन हो रहा है, कुछ नहीं। अच्छा। इट्स ए 10 मिनट्स प्रोसीजर, 10 मिनट का टोटल प्रोसीजर है। ओके। कोई चीरा फाड़ी नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई टांके नहीं है, कोई बेहोशी नहीं। अच्छा। कुछ भी नहीं। ये मुझे आज तक नहीं पता था। जैसे एक ड्रिप लगाते हैं, कैनू लगाते हैं, इसी तरीके से इतना ही पेन होता है। एक कैथेटर अंदर बॉडी में, अंदर कोई पेन अगर सेंसेशन नहीं। अच्छा। अपनी बॉडी में खूब काम चल रहे हैं, आपको क्या पता? आपको पता चल रहा है क्या कि अंदर क्या क्या काम चल रहा है? अंदर बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं होता। अगर ये होते हैं ना सेंसेशन, तो अपन एक दिन भी नहीं जी सकते थे, इतना काम चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो वो जो कैथेटर जो है वो अपन हार्ट तक लेके जाते हैं, आर्टरी तक लेके जाते हैं और वहाँ पे डाई इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही वो डाई जाती है तो फट से आर्टरी के अंदर जाके पता चल जाता है कि इस आर्टरी में इतना ब्लॉकेड है। ओके। फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान होता है, जो कि ट्रीटमेंट इज एंजियोप्लास्टी। अच्छा। एंजियोग्राफी इज इन्वेस्टिगेशन। ओके, इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो वो तो 10 मिनट का कहा, मैंने आपको बता दिया। हुआ बना रखा है लोगों ने कि एंजियो हो गए। आजकल
तो एंजियो जो है 10 मिनट में हो जाती है, 2 घंटे में पेशेंट घर रवाना हो जाते हैं जिनकी एंजियो नॉर्मल होती है। अच्छा, कुछ भी नहीं करना। और ये जो एंजियोप्लास्टी होती है वो कितना बड़ा प्रोसेस होता है और उसमें क्या क्या होता है? भाई अब अपन ने ये तय कर लिया कि ये इनकी आर्टरी ब्लॉकेट है, तो जब भी कोई हार्ट अटैक लेके जाता है पेशेंट, जी मैंने आपको बताया 3 आर्टरीज होती हैं। हाँ हाँ। अगर तीनों भी ब्लॉक हो, अच्छा, पर जिस वेसल से हार्ट अटैक हुआ सबसे पहला काम है, उसको हम बोलते हैं कल्प्रिट, ओके, उसको ओपन करना है। तो एंजियोप्लास्टी वैसे ही है जैसे अपने पाइप रुक जाता है, हाँ। तो क्या करते हैं, एक खप्पच्ची डालते हैं उसके, राइट राइट, और उसका जो कचरा होता है उसको हटा देते हैं, राइट, और अपन उसको कर देते हैं। पर कई बार क्या होता है, अपन देखते हैं कि पाइप दब गया, ओके, अपना जो पानी देने का पाइप होता है वो दब जाता है। हाँ हाँ। अब वो दबने पे अपन ने एक बार तो उसको ओपन किया, वो थोड़ी देर बाद फिर से दब गया। तो आजकल जो एंजियोप्लास्टी होती है, इट इज ऑलवेज अकम्पनीड विद स्टेंट। स्टेंट बहुत सुना है लोगों ने। स्टेंट इज स्प्रिंग नुमा चीज होती है, वो जहाँ से अपन ने उसको कैथेटर से बैलून से फुलाया था, हाँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि साधारण नल का जो पानी देते हैं पाइप जो प्लास्टिक का होता है वो वापस दब जाता है जी, वहां पे वो स्प्रिंग लग डाल जाती है, दैट इज स्टेंट। तो कहते हैं आज का जमाना जो है स्टेंट का स्टंट है, मतलब इट इज स्टेंट, इट इज नॉर्मली जितनी भी एंजियोप्लास्टीज होती हैं इट इज ऑलवेज विथ स्टेंट, जिससे वो वापस सुकड़े नहीं, वापस रुके नहीं, इसलिए वो इस बैलून कैथेटर के थ्रू स्टैंड को लेके जाते हैं और वहाँ उसको फुला देते हैं और वापस बैलून निकाल लेते हैं, स्टेंट में ही रह जाता है, उसको वो वापस। और स्टेंट रहता है हार्ट में लाइफ लॉन्ग रहता है, तो आपके बॉडी का पार्ट हो जाता है। अच्छा, और मतलब ये कुछ क्या क्या नुकसान पहुंचाता है? कोई भी पार्ट आपके तो जीवन दे रहा है, वो नुकसान कहाँ से पहुंचाएगा? नहीं, जैसे कि बाहर का कोई भी पार्ट आपकी बॉडी में डाल दिया, बिल्कुल तो... हाँ, कोई भी फॉरेन बॉडी जो होती है, कोई भी फॉरेन, वो अपन बाहर किसी अंदर जब डालते हैं किसी भी चीज को, वो जो स्टेंट होता है उसका थोड़े दिन ज्यादा ध्यान रखना होता है। अच्छा। ध्यान तो जिंदगी पर रखना होता है, वो उसके लिए दवाइयाँ दी जाती है। अच्छा, क्योंकि स्टेंट है उस पे भी ब्लॉक होने के चांसेस रहते ही हैं। वैसे तो आजकल मेडिकेटेड स्टेंट आते हैं, मतलब मेडिकेटेड स्टेंट का मतलब है उसमें खुद में ही सेल्फ दवाई होती है जो कि वहाँ पे रीब्लॉकेट नहीं करती। भाई आप एक चीज सोचो, जो आपकी नेचुरल वेसल्स थी वो आपकी बैड लाइफ स्टाइल या रिस्क फैक्टर्स की वजह से ब्लॉक हुई है जी। अगर उसमें स्टेंट लगा दिया तो ब्लॉकेट की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अच्छा, तो रिस्क फैक्टर्स का तो ध्यान देना ही, और कुछ खून पतला करने की दवाएं शुरू में ज्यादा दी जाती हैं, बट वो 1.5 महीने 2 महीने के अंदर स्टेंट पे खुद पे लेयर होके वो बॉडी का पार्ट बन जाता है। अच्छा, और वो फिर जिंदगी भर आपको कोई तकलीफ तो खैर होती नहीं। लोग कहते हैं चुभ रहा है, कुछ नहीं अच्छा। कोई कील तो है नहीं जो बाहर निकल के आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, स्प्रिंग बोल देते हैं, पर इतनी सॉफ्ट चीज होती है, कोई अच्छा, कोई सेंसेशन। तो जैसे कि आपने कहा कि आजकल ऐसे मेडिकेटेड स्टेंट आते हैं, तो पहले नहीं आते थे, तो वो भी उनमें भी क्या ब्लॉकेज हो जाता था? पहले मेटेलिक स्टेंट लगा करते थे, उसमें ब्लॉकेट की रफ्तार ज्यादा थी। अच्छा, मतलब रीस्टेनोसिस, मतलब स्टेनोसिस को तो आपने ओपन किया वो दोबारा स्टेनोज हो गया, पर आजकल जो मेडिकेटेड स्टेंट हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनमें खुद में दवा होती है, मेडिकेटेड इसीलिए कि उसमें दवाई होती है जिससे वो रीस्टेनोसिस रेट उसमें बहुत कम हो जाती है, और दवाइयाँ भी अच्छी आ गई हैं जिनको अपन रेगुलर बेसिस पे देते हैं, ब्लड थिनर्स जिनको बोलते हैं, तो बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं। बट मैंने आपको एक चीज बता दी, जिन रिस्क फैक्टर्स ने, चाहे वो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, जो भी रिस्क फैक्टर की वजह से आपकी वेसल ब्लॉक हुई है, अगर उन पे आपने ध्यान नहीं दिया, उनको कंट्रोल नहीं किया, तो आप मान के चलो कि आपकी जो वेसल्स हैं वो जिसमें स्टेंट लगा वो भी ब्लॉक हो जाए। बिल्कुल, ध्यान नहीं दोगे तो सब चीजें होंगी जी। जैसे आपने रिस्क फैक्टर्स की बात की, तो अक्सर ऐसा सुनने में आता है जैसे किसी को बताया जाता है कि भाई फलाने को हार्ट अटैक आया था, कोलेस्ट्रॉल नहीं चेक कराया होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। मोस्टली मैंने देखा है 80% ऑफ लोग कोलेस्ट्रॉल को हार्ट अटैक से रिलेट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और पता नहीं कौन कौन से। तो आप ज्यादा जानते हैं तो आप बताएं हमें। देखो, शुगर सबको पता ही है कि ब्लड शुगर जो रिस्क फैक्टर है, बट
कोलेस्ट्रॉल में बड़ा लोगों को कंफ्यूजन। जी जी जी। क्योंकि पहली चीज तो जब भी अपन कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, इट इज नॉट कोलेस्ट्रॉल, आजकल कहते हैं लिपिड प्रोफाइल चेक। जी जी हाँ। जिसमें टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल सारे आते हैं और ट्राइग्लिसराइड जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वो भी आता है, इट्स टाइप ऑफ फैट। अब वो जो जितने भी टाइप ऑफ आते हैं उसमें LDL, VLDL कई सारे नाम लिखे होते हैं, पर अपन को तो काम की चीज याद रखो, वो है HDL। अच्छा। एक कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है जो कि हार्ट के लिए बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज HDL। अच्छा। तो जब रिस्क फैक्टर्स की अपन बात कर रहे थे तो हाई कोलेस्ट्रॉल तो चलो एक रिस्क फैक्टर है ही है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अपन नॉर्मली 200 के अंदर अंदर मानते हैं। अच्छा। लेस देन 200 रहना चाहिए, आइडियली इट शुड बी 150 और लेसर देन दैट। पर HDL जो है वो नॉर्मली 45 से ऊपर होना चाहिए। अब एक आदमी है, मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि केवल कोलेस्ट्रॉल पे मत जाओ। अच्छा। एक व्यक्ति है जिसका कोलेस्ट्रॉल 210 है, हाँ। हाई है, नेचुरली 210 कोलेस्ट्रॉल हाई है, पर उसका HDL 60 है जो कि बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल है। एक आदमी है जिसका टोटल कोलेस्ट्रॉल 180 है जो कि नॉर्मल है, पर उसका HDL वैल्यू 30 है, बहुत कम है। बहुत कम है। तो कौन ज्यादा खतरनाक? जिसका HDL कम है। राइट। क्योंकि घर में एक ही तो कमाऊ पूत था, मतलब हार्ट के लिए बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल, वो ही खराब हो गया। वो ही खराब हो गया, कैसे चलेगा घर? तो घर कैसे चलेगा? तो जब भी आप लिपिड प्रोफाइल अपना चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट सी HDL, ठीक है, क्योंकि वही कमाऊ पूत है। उसकी वैल्यू अगर कम है तो वो ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक तो चलो कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना भी है, पर वो ज्यादा खतरनाक है कि अगर HDL कम है। HDL कम है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल भी देखें, HDL भी देखें और ट्राइग्लिसराइड्स भी देखें। अब बात जो आपने पूछा था कि कोलेस्ट्रॉल को हार्ट अटैक से ज्यादा लिंक किया जाता है, जी, उसका रीजन ये है कि जो अपने जो प्लाक बनता है, जिसको हम नॉर्मली जो अपन कहते हैं ना आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेड हो गया, दैट इज प्लाक। अच्छा। साइंटिफिक उसका वर्ड है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। अच्छा। एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे वेसल को ब्लॉक करता रहता है। उसके अंदर कंपोनेंट ऑफ फैट ज्यादा होता है। अच्छा। जिसमें प्लेटलेट आके चिपक जाती है और वो धीरे धीरे कैल्शियम भी बन जाता है, वो एक पूरा ब्लॉकेट कर देता है। ओके। इसलिए फैट कोलेस्ट्रॉल को अपन डायरेक्टली ज्यादा लिंक करते हैं, क्योंकि शुगर तो जाके चिपकती नहीं है। जी 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 जी। फैट कंटेंट होता है, वो चिपकता है, वो जाके चिपकता है, तो वो जो है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा लिंक किया जाता है हार्ट अटैक से। अच्छा, आपने बताया कि किस तरह से ये जो आर्टरीज हैं उनके ब्लॉकेज को खत्म किया जाता है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कैसे कहा जाता है कि जैसे डायबिटीज है या फिर किडनी डिजीज है या फिर बहुत सारी जो डिजीजेस हैं वो हार्ट अटैक के खतरे को 2 गुना 3 गुना कर देती हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हुआ, तो कोलेस्ट्रॉल आपने बताया, तो ये जो कमाऊ पूत है इसकी सेवा कैसे की जाए जिससे ये जिंदा रहे? बिल्कुल, तो अपना काम ये है कि HDL कैसे बढ़ाए। अच्छा। क्योंकि HDL ही कमाऊ पूत है। जी जी जी। इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। उसके लिए एक ही तरीका HDL बढ़ाना, कहते हैं ना, कमाना बड़ा मुश्किल काम। बड़ा मुश्किल काम है। तो पहला काम है रेगुलर वॉकिंग। अच्छा। रेगुलर वॉक करें। सेकेंडली ग्रीन वेजिटेबल सैलेड, फाइबर ज्यादा लें। अच्छा। थर्डली टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करें, जिससे रेशियो ऑफ HDL वो अच्छा रहे, वो बेटर रहे। क्योंकि टोटल कोलेस्ट्रॉल या LDL, जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो मान के चलो LDL बढ़ेगा, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल। कहते हैं ना, खूब सारी घास उग गई तो अच्छी घास थोड़ी ना उगी, जंगली हो गई। जी जी जी। तो बेसिकली जब भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है तो LDL तो ज्यादा होता ही है, बट दिस रेशियो इज इम्पोर्टेंट। तो अपन कम किसको करना है? टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, और HDL को बढ़ाने में बहुत जोर आएगा आपको। तो पहले तो उनको कम करो, अगर ज्यादा है तो दवाइयां हैं उसकी, स्टैटिन दिए जाते हैं, और ये अपनी लाइफ स्टाइल से अपन उसको खाने पीने डाइट से और रेगुलर वॉकिंग और जैसे मैंने बताया फाइबर डाइट। अच्छा। उसको सैलेड्स आप ज्यादा लो, ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल उससे अपना HDL लेवल बढ़ता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और जैसे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज वगैरह, ये कितना परसेंट, मतलब आई एम नॉट आस्किंग कि एग्जैक्ट आप मुझे परसेंट बताएं, लेकिन फिर भी एवरेज कितना परसेंट ये हेल्प करते हैं किसी इंसान में हार्ट डिजीज होने के खतरे को? भाई हेल्प तो करती नहीं है डायबिटीज, नुकसान ही पहुंचाती है। कहते हैं ना कि हाँ नहीं, मतलब खतरे को कैसे हेल्प करते हैं? बढ़ा देती है। वो जितने भी पेशेंट्स जितने भी हार्ट अटैक लेके आते हैं, मेजॉरिटी मतलब 80-90% में इन 3 रिस्क फैक्टर में एक ना एक होता है, 4 समझ लो। अच्छा। पहला डायबिटीज नंबर 1, ओके, सेकंड कोलेस्ट्रॉल, थर्ड इज ब्लड प्रेशर। ये ज्यादातर पेशेंट्स में कुछ ना कुछ मिलता ही है। देन कम्स योर स्मोकिंग एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, मैंने बताया था शुरू में कि हार्ट जो है वो एक पंप है। अब जब अपन रोज वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट रेट बढ़ती है। हाँ। उसके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वहां पे ट्रिब्यूटरीज बन जाती है, मतलब कोलेटरल सर्कुलेशन, नई वेसल्स बन जाती है। ओके। तो हार्ट यूज्ड टू हो जाता है धीरे धीरे किसी भी स्ट्रेस को झेलने के लिए। अच्छा। तो जब एक मेजर वेसल कभी कोई ब्लॉकेड होती भी है किसी भी वजह से, तो जो बाकी वेसल जो नई डेवलप हो गई हैं या कोलेटरल सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, वो उसको हार्ट को बचा जाता है। तो जो जना रेगुलर वॉक करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, इवन योगा भी एक साथ के अंदर करता है और अपनी लाइफस्टाइल ठीक करता है, उसको अगर किसी वजह से हार्ट अटैक हुआ भी है तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि उसका कोलेटरल सर्कुलेशन बन जाएगा। तो ये जो रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज जो होती हैं, या अपन डायबिटीज को कंट्रोल रखना, या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना, या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, जो जने ध्यान देते हैं, जो पेशेंट्स हैं बिल्कुल कंट्रोल रखते हैं, तो उनके जब भी हार्ट अटैक होएगा तो वो हार्ट अटैक कंपैरेटिवली लेसर सीवियरिटी तक जाएगा बिकॉज ऑफ गुड कोलेटरल सर्कुलेशन। राइट। सो ये जो सारी डिजीजेस हैं ये मिलकर हमारे हार्ट के ऊपर खतरा पैदा कर देती हैं। बिल्कुल। अगर हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करें और हमारे जो लाइफस्टाइल है उसको मैनेज करके चलें, बैलेंस करके चलें, तो हम इस खतरे से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। पर उससे खतरे से बचने का जो एक दोबारा मैंने जो 2 बार तरीका बताया वो है अर्ली डिटेक्शन। देखो डिजीजेस ये सब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मैं स्मोक नहीं करता, मेरे ओवरवेट नहीं हूँ और मैं रेगुलर वॉक करता हूँ तो मेरे हार्ट अटैक नहीं होगा। नो, चांसेस आर लेस, वेरी लेस, बट ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। चांसेस आर देयर। बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, सारी चीजें पता चल जाती है तो फिर बात ही क्या थी जी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हेरिडिटी भी है, जेनेटिक्स भी रोल प्ले कर देती है। पोस्ट कोविड जैसे मैंने आपको बताया बीओडी, और भी आपको कोई भी कारण नहीं दिख रहा तो भी हार्ट अटैक हो गया। इसलिए अर्ली डिटेक्शन का मतलब है कि आप अपने रेगुलर जांच कराएं। जैसे मैंने बताया रिस्क फैक्टर्स देखें, इको, ट्रेडमिल जो टेस्ट हैं, और दोज हु आर अफोर्डिंग, कोई 40, 45, 50 साल का व्यक्ति है तो हम आजकल उसको कहते हैं तेरे को अगर बिल्कुल क्लियर होना है गो फॉर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। आजकल सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी हो जाती है। अच्छा। 1 मिनट में, एडमिशन की भी जरूरत नहीं। क्या बात है। इट इज 1 मिनट जॉब ओनली। अच्छा। बस एक इंजेक्शन लगा और आपके सीटी स्कैन ने 1 मिनट में निकाल दिया कि आपकी आर्टरीज नॉर्मल है। तो अपन सारे काम कर लेते हैं अपनी आर्टरीज, जो कि हार्ट की आर्टरीज, उसमें क्यों नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर आज आपकी सीटी कोरोनरी एंजियो के अंदर ब्लॉकेट बिल्कुल भी नहीं है तो 3 से 5 साल तक अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखी है तो वो होगा भी नहीं। क्या बात है। तो वो चीज, वो टेस्ट जो कि आपको कंफर्मेशन दे रहा है, और आउटडोर टेस्ट है, 1 मिनट का टेस्ट है, क्यों नहीं करा। अच्छा, ये जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आपने बताई, उसमें क्या किसी मशीन में जाना पड़ता है? सीटी स्कैन की मशीन में जाना पड़ता है, पर वो ऐसी खतरनाक वाली नहीं होती। 1 मिनट के लिए इट्स ओपन मशीन। एमआरआई में लोगों को तकलीफ होती है, एमआरआई थोड़ा सी टनल
टनल जैसी होती है और 20-20 मिनट लगते हैं और आवाजें आती हैं और तो उससे घबराहट हो जाती है। सीटी स्कैन तो इट इज 1 मिनट जॉब, उसका कंपैरेटिवली खुली मशीन होती है। अच्छा। तो आपने एक बहुत अच्छा तरीका बताया, सीटी कोरोनरी एंजियो, जो बहुत ही अच्छा तरीका है, 1 मिनट लगता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये 1 मिनट में आपको पता लगा सकती है कि आपको कोई हार्ट में ट्रबल है या हार्ट डिजीज का खतरा है कोरोनरी आर्टरीज में। सो आज हमें बहुत सारी बातें हार्ट अटैक के बारे में पता चली। अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो बहुत सारी दूसरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास समय भी थोड़ा सा कम रह गया है। तो इसलिए बस हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि लाइफ एक ही बार मिलती है और उसके अंदर अपन को अपनी इस लाइफ के लिए भी अपनी ड्यूटी बनती है कि जो अपन को जो जिंदगी ईश्वर भगवान जिसने भी दी है, बट उसको अपने ध्यान रखने के लिए, उसको संभालने के लिए अर्ली डिटेक्शन रखो, अपना रेगुलर चेकअप कराओ, अपनी लाइफस्टाइल अपना ठीक रखो। लाइफस्टाइल रेगुलर चेकअप जो आदमी कराता है उसको मान के चलो कि ज्यादातर केवल हार्ट अटैक नहीं, बहुत सारी जो डिजीज है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से अपनी बात शुरू हुई है, बहुत सारी डिजीज है जिससे अपन प्रिवेंट कर लेते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर लेते हैं और अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन। अपना सब जनों को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। यही मेरा मैसेज केवल यही है कि अपना चेकअप कराओ। वेरी नाइस। सो डॉक्टर आलोक माथुर ने आज हमें बार बार एक ही बात, जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन का जो तीर है उसका निशाना मछली की आंख पर ही होता है, वैसे ही उन्होंने बार बार एक ही बात पूरी जो इंटरव्यू था उसमें ये समझानी चाहिए है कि प्लीज गो फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड दैट इज थ्रू टेस्ट। आप टेस्ट कराइए, आपको पता रखना है कि आपकी बॉडी साइकिल में क्या हो रहा है। बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में कुछ आपको चेंजेस दिख रहे हैं, उनको टालिए मत, उन्हें सीरियसली लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको थकान हो रही है, आपकी 2-3 बजे नींद खुल रही है, आपको अनईजीनेस हो रही है, आपके दर्द हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा आराम करने से चला जाता है, तो आपके लिए ये सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी आपको दे रही है। इसके अलावा हार्ट अटैक आने पर आपको क्या करना है ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि आप खुद से डिसीजन मत लीजिए, किसी डॉक्टर का इंतजार मत कीजिए, जो सबसे पास में हॉस्पिटल है, वेल इक्विप्ड है, उसके पास आप चले जाइए और फटाफट जितना वो जो गोल्डन आवर जो 1 घंटे का होता है उसके अंदर अंदर जितना जल्दी आप हो सके वहां पे पहुंचाइए। पेशेंट को लिटाने की कोशिश कीजिए जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक भी अच्छे से जाए। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजों के जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिए, इससे एक एक लिसनर जैसे कि मैं खुद, मुझे भी बहुत सारी बातें पता चली। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इको, ईसीजी, ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों कराने चाहिए। अपने दिल का ख्याल रखना आपके हाथ में है और अगर आपका दिल चल रहा है तो पूरी जिंदगी चल रही है। दिल का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। 90.4 रेडियो 7 पर सेहत सबकी में इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पर बात होती रहेगी। बहुत सारी डिजीजेस के बारे में जानेंगे कि क्यों होती हैं, कैसे इलाज हो सकता है, कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं, कैसे हम सब अपनी सेहत का ख्याल रखें इन द प्रोग्राम सेहत सबकी। सुनते रहिए रेडियो 7 सदा आपके साथ। मैं हूं शिल्पी। नमस्कार।